आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के मापन के कौन कौन से तरीके हैं और भारत में जो बच्चों बेसिकली अभी चलता है वो चलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है मैंने ये भी बताया था 697। इसके अलावा आधार वर्ष का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है ये बताया था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है बच्चों, क्योंकि ईंधन वगैरह की सप्लाई हमें ओपेक वगैरह की कंट्रीज से होती है। इसके अलावा जो कृषि प्रोडक्शन है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कृषि उत्पाद हैं, वो मानसून पे बहुत हद तक डिपेंड है। किसी साल वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कभी कम होता है, तो उससे भी क्या होती है मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। तो अगर हम इन दोनों को हटाते हुए अपने आप में इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं मुद्रास्फीति के, तो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, और हम इन्हें भी शामिल करते हैं तो उसको हेडलाइन कहते हैं। इसके अलावा जो आधार वर्ष है 2010-11 का मैंने आपको बताया था 11-12 वाला, वो आधार वर्ष चलता है कितने वस्तु। देखो अब बच्चों जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना उसकी कुछ सीमाएं हैं बच्चों, कुछ लिमिटेशंस है। मैं इसको ज्यादा आप लिखना मत, ऐसे ही लिख दो, मतलब कि अगले लाइन से WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की सीमाएं, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। ठीक है, मतलब ये क्यों इतना बेहतर नहीं माना जाता है ये आपको देखना है सीमाएं। देखो बच्चों इसके दो कॉज हैं, बेसिकली दो कॉज। पहला कॉज क्या है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है बच्चों वो तकनीकी रूप से सिर्फ वस्तुओं को शामिल करता है। मैंने बताया था ना वस्तुओं को, 697 वस्तु, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती इस वाले में। देखो मुद्रास्फीति का कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो हमें वस्तु और सेवा दोनों चीज को करना चाहिए, लेकिन हमारे वहां जो नीति निर्माण में अभी चल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें क्या कमी है सबसे बड़ी कि ये सिर्फ तकनीकी रूप से वस्तुओं को कन्वर्ट मतलब लेके चलता है और सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो किसी एक नॉर्मल इंसान के जीवन में क्या कोई सर्विस का यूज नहीं है, मतलब उसको किसी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती, क्या उसको शिक्षा नहीं चाहिए, क्या उसको हेल्थ नहीं चाहिए, क्या उसको परिवहन पर्यटन की जरूरत नहीं है, तो ये सेवाएं हैं। तो इसका क्या कॉस्ट है, इसको हम काउंट ही नहीं करते। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स तकनीकी रूप से सिर्फ वस्तुओं को शामिल करता है, सेवाओं को नहीं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट यानी जो अपने आप में एक लिविंग का कॉस्ट है उसका हम एग्जैक्टली मतलब पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, दो सीमाएं इसमें लिखो। यह केवल तकनीकी रूप से वस्तुओं को शामिल करते हैं, यह तकनीकी रूप से केवल वस्तुओं को शामिल करता है। ठीक है, ये वाला केवल वस्तुओं को शामिल करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर वस्तुओं को शामिल करता है सेवाओं को नहीं, वस्तुओं को शामिल करता है सेवा को नहीं। ठीक है, सेवा नहीं। अब सेवा शामिल नहीं होगा तो क्या किसी एक आम आदमी के जीवन में सेवा का सर्विसेज का कोई वैल्यू नहीं है, तो सेवा शामिल नहीं होगा तो बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का पता नहीं लग पाता। ठीक है, यानी कोला बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का पता नहीं चल पाता, यानी कितनी कॉस्ट है उसकी मतलब लिविंग की। ठीक है, पता नहीं चल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोला का पता नहीं चल पाता हम अगर इसको देखें तो। ठीक, दूसरा बच्चों मेन चीज क्या है, जो कोला का पता नहीं चल पाता, तकनीकी रूप से केवल वस्तुओं को शामिल करता है सेवा का नहीं। अब देखना है इसमें क्या है, ये जो ये कोला वाला हटा दो, कोला वाला सेकंड में लिखना है। ठीक है, कोला वाला यहाँ पे मत करो, इसको कोला वाला इसमें। पहला पॉइंट तो क्या है, देखो ये तकनीकी रूप से केवल वस्तुओं को शामिल करता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सेवाओं को नहीं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जो ये WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें एक सबसे बड़ा क्या है, यह केवल उपभोक्ता से जुड़ी कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब ये क्यों, मतलब सॉरी, उपभोक्ता जो ये है WPI है, उपभोक्ता जैसे कंज्यूमर है आप, ठीक है, तो उपभोक्ता से जुड़ी कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ये, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक है ही तो सिर्फ उपभोक्ता तो है नहीं, तो उपभोक्ता से जुड़ी हुई वस्तु जो है उसकी कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उपभोक्ता थोक कीमतों से जुड़े हुए नहीं होते हैं क्योंकि। ठीक है, तो लिखो यह उपभोक्ता से जुड़ी हुई वस्तु की कीमत का, यह उपभोक्ताओं से जुड़ी कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कीमत का है, कीमतों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट नहीं करता उनको। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि बच्चों जो ये है थोक मूल्य सूचकांक है, इससे जो ये जो WPI है ये उपभोक्ता से जुड़ी कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका सीधा मतलब बच्चों जो उपभोक्ता थोक मतलब उपभोक्ता जो होते हैं वो थोक कीमतों से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखो, क्योंकि उपभोक्ता थोक मूल्य से जुड़े नहीं होते हैं। डायरेक्ट थोक से थोड़ा लेते हो आप सामान। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता थोक से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, थोक से नहीं जुड़े होते हैं, थोक मूल्य से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है,
जुड़े होते हैं। ये पॉइंट, ये इसकी सीमाएं हैं। अब हमने ज्यादा पढ़ना नहीं है तो इसलिए इसको, तो इसके बदले हमेशा भारत में बात चलती आई है कि आप लोग WPI की जगह भारत में CPI के प्रयोग को ध्यान में रखने की बात चलती आई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी हमारे देश में चलता है कि हम CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करें, और RBI द्वारा भी कहा गया है कि हम मुद्रास्फीति के बारे में इसी का प्रयोग अब धीरे धीरे करने की दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो CPI की बात चलती है। तो अभी तो हमने इतना देखना नहीं कि CPI क्या है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी लिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, CPI में क्या होता है, देखो वस्तु प्लस सेवाओं को लिया जाता है, वस्तु प्लस सेवा ली जाती है। ठीक है, जैसे WPI है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें सिर्फ किसको लिया जाता है, वस्तुओं को। और CPI में किसकी बात चलती है, वस्तु प्लस सेवा को, ताकि हमारा जो सही तरीके से हम लोग पता कर सके महंगाई कितनी है, ये पता चलेगा। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट CSO द्वारा किया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, इसके द्वारा इसका क्या किया गया है, अपने आप में डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं देखना है। अब एक प्रकार से नई आती है, तो एक नई चीज आती है, उसको बोलते हैं दो प्रकार की इन्फ्लेशन। ये तो सीमाएं लिख दी मैंने। ठीक है, क्या सीमाएं हैं देखना, अगर CPI में आएगा तो उसमें वस्तु प्लस सेवा दोनों आएगा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर आएगा तो वस्तु प्लस सेवा, और सिर्फ होलसेल वाले में आएगा तो उसमें ओनली क्या होंगे बच्चों, वस्तुएं होंगी। ठीक है, सेवा नहीं। अब देखो दो और होती है बच्चों, दो प्रकार की इन्फ्लेशन। एक को बोलते हैं बच्चों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लिखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश यानी कॉस्ट को धक्का लग रहा है तब जाके महंगाई पड़ रही, अर्थात कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंतर्गत होता क्या है बच्चों, इसके अंदर कीमतों का बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो उत्पादन संबंधी लागतों का ऊंचा हो जाना है। ठीक है, यानी जब उत्पादन संबंधी लागत जो भी होते, चाहे बिजली है, परिवहन है, या अपने आप में जो भी हम किसी चीज के प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो लागत लगाते हैं, वो अगर महंगी हो गई, लाइक जैसे कच्चा माल महंगा हो गया, या अपने आप में श्रम यानी लेबर महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, परिवहन महंगा हो गया, भंडारण महंगा हो गया, इन सभी के महंगे होने की वजह से क्योंकि उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें लिखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जब उत्पादन की लागतों की बढ़ने से, जब उत्पादन की लागत, उत्पादन की लागत, ठीक है, यानी उत्पादन में जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, अर्थात इसके अंदर कीमतों के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, उत्पादन संबंधी लागतों का ऊंचा होता है। जब उत्पादन की लागतों के बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कीमतें बढ़ जाती हैं, तब कौन सा इन्फ्लेशन होता है बच्चों, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी उत्पादन की लागतें, मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे परिवहन, श्रम, कच्चा माल, ठीक है, भंडारण, उसको स्टोर करना है, भंडारण, ठीक है, आदि, यानी इन चीजों के बढ़ने से अगर आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थात आपने कहा कच्चा माल बढ़ गया, श्रम बढ़ गया, बिजली भी लिख लो इसमें। ठीक है, इन सब से, परिवहन, बिजली, ये सब चीजें, यानी इन चीजों के बढ़ने से जब कीमतें बढ़ती हैं बच्चों, तब उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी अपने आप में कॉस्ट की वजह से हो रहा है, जो उसका कॉस्ट के कारण उसके रेट बढ़ रहे हैं, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा होता है बच्चों इसी तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, लिखो, दूसरा लिखो डिमांड पुल, यानी जब मांग बढ़ जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड बढ़ने से वजह से बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसके अंदर का मुद्रास्फीति का मुख्य कारण जो है बच्चों, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अत्यधिक मांग होता है। ठीक है, देखो इसके कारण क्या है, इसका देखो, विभिन्न वस्तुओं की अत्यधिक मांग, विभिन्न वस्तुओं की अत्यधिक मांग, यानी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, वस्तुओं की अत्यधिक मांग, और जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी बच्चों, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी, उस हिसाब से अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, जैसे आप, मेरे पास एक मार्कर है, ट्रेडमार्क एग्जांपल मेरा, ठीक है, एक मार्कर है मेरे पास, एक ही मार्कर, और इसको खरीदने वाले 5 है, तो बोली लगाएंगे ना वो, जैसे नॉर्मल अगर इसकी 10 रुपए कॉस्ट है, और इसके अलावा मार्केट में मार्कर ही नहीं है, सबको चाहिए मार्कर, 5 लोग हैं खरीददार। अब बताओ प्रोडक्शन इसका 0 है, यानी एक ही मार्कर है, खरीदने वाले 5 है, एक कहेगा मैं 10 रुपए दूंगा, एक कहूंगा 12 दूंगा, एक कहूंगा 15 देगा, एक कहेगा 18 देगा, बढ़ गई ना रेट। तो इससे क्या होता है, जब विभिन्न वस्तुओं की अत्यधिक मांग बढ़ती है और उत्पादन में उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं आता है, तब कौन सी इन्फ्लेशन होगी बच्चों, डिमांड पुल। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अन्य बातों के अलावा इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर होती है। ठीक है, इसके
और एक देखो, विभिन्न वस्तुओं की अत्यधिक मांग होती है। देखो, मांग बहुत ज्यादा होगी किसी वस्तु की, और मार्केट में जो है मतलब अन्य बातों के अलावा इसका एक और कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका अन्य बातों के अलावा इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर भी इसका कारण, अभी बताता हूं, ठीक है। मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर, ठीक है, मुद्रा की मात्रा प्लस ब्याज दर, ठीक है, ये भी इसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे प्रभावित करते हैं? देखो, आपके जेब में बहुत ज्यादा पैसा है, मुद्रा की मात्रा, तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे ना, आप चीजों को क्या करेंगे, ज्यादा लेने की परचेज करने की कोशिश करेंगे, यानी आपकी वस्तुओं के प्रति मांग क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। यानी आपके जेब में पैसा आया, आपने वस्तुओं की डिमांड ज्यादा की, यानी मुद्रा की मात्रा भी कहीं ना कहीं इस चीज को करती है। आपके उसमें अगर रुपए ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप क्या मांगोगे किसी चीज से? आप मार्केट में डिमांड करोगे नहीं, मुझे ये चाहिए। तो मुद्रा की मात्रा अगर अधिक है प्लस ब्याज दर कैसे प्रभावित करेगा? ब्याज दर बहुत कम कर दी सरकार ने या आरबीआई ने, तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे बैंक से, ज्यादा पैसा लेंगे, उनके जेब में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा तो फिर चीजों की डिमांड करेंगे, यानी वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ जाएगी। यानी इसका कारण विभिन्न वस्तुओं की अत्यधिक मांग, अन्य बातों के अलावा, ठीक है, ये भी इसके लिए कॉज है। कारण क्या है? मुद्रा की मात्रा प्लस ब्याज दर। कैसे होगा? मुद्रा की मात्रा क्या करती है बच्चों? डिमांड बढ़ाती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो डिमांड बढ़ाएगी, ब्याज दर कम है तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, उसके बाद भी आप क्या करोगे? डिमांड को बढ़ाओगे, ठीक है। तो विभिन्न वस्तुओं की अत्यधिक मांग के कारण जो अपने आप में इन्फ्लेशन होता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, भारत में जो बेसिकली बच्चों इन्फ्लेशन को हम टारगेट करते हैं, यानी हम इन्फ्लेशन के लिए काम करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें इस चीज की ओर ध्यान देना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि इनके जो उत्पादन की लागतें हैं वो कम से कम हो, क्योंकि हम लोग नीतिगत लेवल पे इस पे के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि आरबीआई यही करता है, ब्याज दरों को चेंज, मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करता है, और सरकार भी इसी पे की ओर ध्यान देती है, जबकि होना ही चाहिए, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, अर्थात सीधा सीधा मतलब है भारत की मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कौन सी है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इसका मतलब है कि भारत में जो बच्चों ऊंची कीमतों का कारण है उत्पादन संबंधी ढांचा है, कि प्रोडक्शन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, परिवहन में प्रॉब्लम आ रही है, भंडारण में प्रॉब्लम आती है, तो चीजें महंगी हो जाती हैं भारत में, मुख्यतः ये इसका कारण है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसकी ओर ध्यान दिया जाता है, किसकी ओर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, यानी डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी पे ध्यान दिया जाता है। और इसके लिए भारत क्या करता है? आरबीआई बच्चों मुद्रा की मात्रा, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या क्या करता है ना, इन चीज के पीछे लगे रहते हैं आरबीआई वाले, ठीक है। और ब्याज दर को नियंत्रित करता है। इसका यह परिणाम होता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। अब आपको बताता हूं, देखो, भारत में महंगाई का मुख्य कारण यह है, क्या? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो सरकार को, आरबीआई को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि उत्पादन की लागतों को कैसे कैसे कम किया जाए। उत्पादन की लागतें कम होंगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज के प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ध्यान किसकी ओर देते हैं? इसकी ओर देते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और आरबीआई क्या करता है? मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। अब ब्याज दर और मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कैसे करेगा? वो चाहेगा कि जैसे महंगाई है तो चाहेगा कि मार्केट में से पैसा निकाल लिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ताकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो खरीदेंगे क्या? तो वो क्या करता है? सडनली ब्याज दरों को बढ़ाने लग जाता है। ब्याज दर बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं अपने आप में ब्याज दर महंगे होंगे तो लोन कम लेंगे, तो पैसे कम आएंगे लोगों की जेब में, या वो क्या करता है? मार्केट से मुद्रा को खींचने लगता है आरबीआई, ठीक है। तो पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड क्या करोगे? जो इससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? ग्रोथ रेट प्रभावित हो जाती है, आपकी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ना। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना लोग, तो ग्रोथ रेट प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं विकास जो होता है वो प्रभावित होता है, यानी समृद्धि की जो दर होती है, यानी जीडीपी को कहीं ना कहीं धक्का लगने लगता है। तो मतलब अभी जरूरत है तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन की जगह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। ये तो खैर मैंने नॉर्मली आपको बता दिया, होता क्या, आपको तो इतना ही ध्यान में रखना है कि इसके बीच क्या है। अब आता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रास्फीति, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगला हेडिंग लगो, इससे फ्लिप वक्र वाला क्वेश्चन आया था एक बार उत्तराखंड में, आपसे ध्यान देना होगा, ये इसी से आया हुआ था, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया। अगला देखो बच्चों, हेडिंग लिखो आप लोग यहाँ पे, जो अगला मतलब आपका हेडिंग आएगा वो क्या आएगा? सिंपल सा समझना आप इसको, ठीक है। देखो, मुद्रास्फीति की दर समृद्धि और बेरोजगारी के बीच संबंध है, ठीक है। मुद्रास्फीति, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मुद्रास्फीति समृद्धि यानी ग्रोथ, समृद्धि व बेरोजगारी के मध्य संबंध है, व बेरोजगारी के मध्य संबंध, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ग्राफ से है, वैसे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे समझा दूंगा आपको कि कैसे इसको हम इसका संबंध निकालते हैं। यानी मुद्रास्फीति समृद्धि व बेरोजगारी के मध्य संबंध, ठीक है। मुद्रास्फीति समृद्धि व बेरोजगारी के मध्य संबंध,
बेरोजगारी के मध्य संबंध, ठीक है, बेरोजगारी के मध्य संबंध हम लोग देखते हैं कि क्या इसके बीच आपस में रिलेशन रहता है, ठीक है। अब आप मुद्रास्फीति समझ गई, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की दर क्या होती है बच्चों, मुद्रास्फीति। समृद्धि क्या है, एक प्रकार का ग्रोथ है कि अर्थव्यवस्था किस दर से ग्रोथ कर रही है, और बेरोजगारी आपको पता ही है, ठीक है। देखो मुद्रास्फीति की दर और समृद्धि की दर में बच्चों पॉजिटिव संबंध होता है। इसमें ऐसे लिखना है, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं कैसे होता है आपको बताता हूं, ठीक है। मुद्रास्फीति की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, पॉजिटिव संबंध है, ठीक है, किसके, समृद्धि की। यानी आपका इसके बीच कैसा संबंध है, पॉजिटिव। इसको लिखो एक ब्रैकेट में, मुद्रास्फीति की दर समृद्धि की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कैसा संबंध है, देखो पॉजिटिव संबंध है इनके बीच आपस में। यानी इसका मतलब है समृद्धि बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, समृद्धि घटेगी तो मुद्रास्फीति भी घटेगी। पहले तो हम ये समझते हैं, ठीक है, ये क्या चीज है, फिर हम बेरोजगारी और उसमें देखेंगे। देखो मुद्रास्फीति की दर और समृद्धि में पॉजिटिव संबंध है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देख ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, आप अगर किसी कोई देश समृद्ध हो रहा है यानी उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, यानी जीडीपी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब है, वहां की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो रहा है। अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, अधिक से अधिक लोग रोजगार में लगे होंगे, लगे तो होंगे ना यार। एक बात बताओ, जब समृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हो तो पैसा तो आएगा ना, यानी कहीं ना कहीं पॉकेट में पैसा आएगा, चाहे लोगों को रोजगार मिलने से लेकर हो या किसी अन्य माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का मतलब क्या है, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। वही वाली बात आ गई, अब आपके पास पैसा ही होगा नहीं, डिमांड कहां से करोगे, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अगर उस चीज के कंपैरिजन में उत्पादन नहीं हो रहा डिमांड के बढ़ने से, या कहीं ना कहीं उस डिमांड के हिसाब से आपके वहां जो अन्य चीजों के को ध्यान में रखते हुए डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप डिमांड बढ़ाओगे तो महंगाई को ग्रो कराओगे, यानी महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो यही तो संबंध है। देखो होता क्या है मैं बताता हूं, इसको कैसे समझोगे। देखो इसको इस ब्रैकेट में लिखो, समृद्धि अगर बढ़ती है, समृद्धि ऊपर कर दिया, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, समृद्धि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जीडीपी का आकार यानी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था का आकार या जीडीपी लिख लो, जो भी है, ठीक है, जो भी लिखते हो आप लोग, आकार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, रोजगार बढ़ रहा होगा, और अधिक से लोगों का तो मुद्रा क्या हो रही होगी, मुद्रा की मात्रा मार्केट में या लोगों में क्या होगी, बढ़ जाएगी। मुद्रा की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा बच्चों, मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। अगर उस कंपैरिजन में क्या होगा, अपने आप में मतलब अपने आप में उस कंपैरिजन में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ठीक है, सिंपल सा समझ गए ना। कहीं ना कहीं इस तरीके से एक चक्र चलता है। तो आप आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मुद्रास्फीति की दर और समृद्धि में क्या संबंध होता है, तो आप बोलोगे सकारात्मक संबंध, अर्थात समृद्धि बढ़ने के साथ साथ मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ती ही कंफर्म है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो आप ये मान के चलना, अगर महंगाई बढ़े तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं ओवरऑल आप अर्थव्यवस्था को देखोगे तो आपके जीडीपी का आकार भी बढ़ रहा है, बशर्ते इंडिया में महंगाई बढ़ने का, कई देशों में महंगाई बढ़ने के कारण समृद्धि ही नहीं अन्य कारण भी होते हैं। अब पेट्रोल प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है, कच्चा तेल, तो उसमें समृद्धि बढ़ने से क्या, वो तो सरकार क्या करेगी उसमें। मॉनसून अगर अनियमित होता है तो सरकार क्या करती है उसमें, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन, ये इस तरीके से चलता है बच्चों, इन दोनों के बीच संबंध, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है बच्चों, मतलब पॉजिटिव संबंध होता है, अर्थात मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाया जाता है तो मतलब समृद्धि की दर को बढ़ाया जाता है तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस यानी यूपीएससी 2012 में, यूपीपीसीएस में भी कहीं आया था। तो इनके बीच सकारात्मक संबंध होता है, आप इसको गलत नहीं करोगे जितना मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति की दर और समृद्धि की दर में सीधा संबंध है, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध के कारण उत्पन्न होता है। देखना आप दूसरा देखना, इसी में सेकंड पॉइंट आप लिखो, पहला आपने ये लिखा, इनके बीच का जो सीधा संबंध है, ये संबंध क्यों उत्पन्न होता है आपको बताता हूं। मुद्रास्फीति की दर और समृद्धि में जो सकारात्मक संबंध है बच्चों, वो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में मध्य विपरीत संबंध, ठीक है। तो सेकंड, नीचे वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है, इस वाले को, इसी में इनके बीच उल्टा संबंध
1 बेरोजगारी, इसके बीच उल्टा संबंध हो। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति की दर बेरोजगारी से नकारात्मक रूप से लिंक करती है और मुद्रास्फीति की दर समृद्धि से सकारात्मक। ठीक है, कैसे होता है बच्चों? क्योंकि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध को हम कैसे समझ पाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो आप कैसे कहोगे, जैसे मुद्रास्फीति की दर बढ़ी, यानी मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब बेरोजगारी क्या होगी? कम हो गई। वही तो है उल्टा संबंध। अभी बताया नहीं मैंने आपको, लोगों को रोजगार मिला तो बेरोजगारी कम, यही तो है ना। मुद्रास्फीति की दर कैसे बढ़ी? समृद्धि, यानी समृद्धि बढ़ी तो मुद्रास्फीति बढ़ गई ऑटोमेटिकली। और समृद्धि बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या है? लोगों को बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार होगा, लोग जॉब में लग रहे होंगे, लोगों के पास पैसा आ रहा होगा, लोग जॉब में लग रहे हैं तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। ये कैसे होगा? अब वैसे ही सोचो ना आप, मुद्रास्फीति और इससे देखो ये इनके बीच ये पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच नेगेटिव संबंध होता है। आप समझ रहे हो ना? देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप, मैंने क्या कहा, मुद्रास्फीति की दर आप इससे लिंक करो। आप ध्यान रखो मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? आपको पता है कि समृद्धि जब बढ़ती है। समृद्धि बढ़ती है तो उससे क्या होता है? समृद्धि बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो उल्टा संबंध तो हो गया। तो देखो बेरोजगारी और समृद्धि के मध्य जो होता है बच्चों, जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध होता है, वो क्यों होता है? आप इससे लिंक करना। देखो क्योंकि मैंने क्या कहा, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, समृद्धि के साथ मुद्रास्फीति के साथ समृद्धि बढ़ रही है। अर्थात जैसे जैसे ग्रो करेगी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसी तरीके से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, यानी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। अब बेरोजगारी के साथ, क्योंकि मैंने कहा उल्टा संबंध होता है, अब उल्टा संबंध होता है तो अब इसके आधार पर देखो, यहां तो उल्टा संबंध क्यों होगा? इसीलिए उल्टा संबंध होगा क्योंकि यहां मुद्रास्फीति के साथ उल्टा संबंध है। देखो समृद्धि से रोजगार तो बढ़ेगा ना, समृद्धि से रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। रोजगार बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? बेरोजगारी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। इसीलिए देखो महंगाई का बेरोजगारी के साथ उल्टा संबंध होता है। तभी कहा जाता है कि जिस देश की महंगाई 0% है वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी महंगाई का होना तय है। और ये नामुमकिन है कि आप महंगाई को रोक सको, लेकिन महंगाई ग्रोथ के साथ हो तो वो अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती बच्चों, जैसे पेट्रोल मैंने बताया था, ईंधन से संबंधित चीजें होगी, या अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं, वो मॉनसून पे भी डिपेंड करता है, कई उसके फैक्टर होते हैं। ठीक, तो देखो इसी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को एक वक्र के द्वारा दिखाया जाता है, इनका संबंध। उस वक्र को कहते हैं बच्चों फिलिप वक्र। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि फिलिप्स वक्र क्या दिखाता है, आप क्या बताओगे? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को डिनोट करता है। ठीक है, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो संबंध दिखाया जाएगा वो किसके द्वारा दिखाया जाएगा? फिलिप्स वक्र। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि समृद्धि के साथ मुद्रास्फीति बढ़ती है और समृद्धि कम होने के साथ मुद्रास्फीति घटती है, यानी पॉजिटिव संबंध होता है। जब समृद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो इसका उल्टा करो, बेरोजगारी कम हो रही है। इसीलिए देखो बेरोजगारी कम हो रही है क्योंकि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है यानी समृद्धि के साथ साथ बढ़ रही है, तो रोजगार बढ़ रहा है तो बेरोजगारी कम होगी। इसको जिस वक्र के द्वारा दिखाया जाता है इसको बोला जाता है बच्चों हम लोग हमारे द्वारा फिलिप्स वक्र। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि फिलिप्स वक्र क्या दिखाता है, तो आप बताओगे महंगाई और बेरोजगारी या रोजगार के बीच संबंध, या अपने आप में समृद्धि और मुद्रास्फीति के आपसी जो रिलेशन इनका रहता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? फिलिप वक्र के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके आधार पर हम लोग एक चीज कह सकते हैं। देखो यदि बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए समृद्धि को बढ़ाया जाए, यदि हम लोग क्या करें बच्चों, बेरोजगारी को कम करने के लिए समृद्धि को बढ़ा दें, यानी ग्रोथ बढ़ा दें, ग्रोथ बढ़ा रहे हैं तो रोजगार मिलेगा, यानी बेरोजगारी कम होगी ना। यदि हम लोग क्या करें बच्चों, बेरोजगारी को कम करने के लिए यानी रोजगार क्रिएट करने के लिए समृद्धि बढ़ानी पड़ेगी हमें, क्योंकि समृद्धि से रोजगार मिलेगा। यदि हम समृद्धि बढ़ा दें बच्चों तो उससे क्या होगा? समृद्धि बढ़ाने से मजदूरों की डिमांड अधिक हो जाती है, यानी मजदूर क्या करते हैं? अधिक मांग करते हैं, उनके पास पैसा आएगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, और उनकी मांग के कारण क्या होगा बच्चों? मजदूरों की जो मजदूरी होगी ऊंची हो जाएगी, वेजेस जो होंगे क्या होंगे? ऊंचे हो जाते हैं, और इस स्थिति को वेजेस इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, वेज इन्फ्लेशन, वेजेस इन्फ्लेशन, TION। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? देखो ये इन्फ्लेशन किस कंडीशन में उत्पन्न होती है? जब मजदूरों की मांग बढ़ती है। कैसे होगा? देखो ये किस तरीके से समझोगे? सपोज समृद्धि हमारी बढ़ी, समृद्धि बढ़ी तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? मजदूरी बढ़ेगी, जो मजदूर डिमांड करते हैं, मजदूरी बढ़ेगी तो मजदूरी की क्या होगी? मांग बढ़ेगी,
मजदूरों की मांग बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे बच्चों, महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और इसी मुद्रास्फीति को कहा जाता है कौन सी, वेज इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी जो मजदूरी बढ़ने से जो महंगाई बढ़ती है उसको कहा जाता है वेज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो समृद्धि बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगी उसके बाद मांग बढ़ेगी और मुद्रास्फीति की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। इसको कहते हैं बच्चों क्या, वेज इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको ध्यान में रख जाना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, यदि मजदूरी बढ़ने के साथ, मजदूरी तो बढ़ गई, उनके पैसे तो बढ़ गए, ठीक है, मजदूरी बढ़ने के साथ श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढ़ती है। यानी मजदूरी तो बढ़ गई लेकिन उनका प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, मतलब उत्पादकता ही नहीं बढ़ा, यानी उन्होंने अपना प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा उनकी चेंज नहीं हुई, यानी उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ी। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, प्राइस इन्फ्लेशन आ जाएगा। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि बेरोजगारी की कम दरें मुद्रास्फीति की उच्च दरों से जुड़ी होती है। ठीक है, बेरोजगारी की कम दरें, यानी बेरोजगारी कम है तो उसकी सीधा सीधा मतलब है मुद्रास्फीति की दर ऊंची है। तो हमेशा याद रखना, बेरोजगारी का मुद्रास्फीति से विपरीत संबंध होता है। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है ऐसे क्वेश्चंस कर पाना। ठीक है, ये बहुत, आप लोग ये क्लासेस पढ़ रहे हैं बच्चों, ये मजाक में इन क्लासेस को बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि डीप पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन ना जब भाग्य में अगर किस्मत खराब होती है ना, जब जिस टाइम पे एग्जामिनेशन होते हैं और आपने इन चीजों को स्किप कर दिया, सोचा कि यार वन लाइनर ही पढ़े, सब कुछ इसी से हो जाएगा, जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन लगता है फिर ढूंढते फिरते हैं कि क्वेश्चन कहां से आए करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं समय भले ही दो लेकिन स्टडी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना बच्चों। ठीक है, आप कहीं से पढ़िए, किसी भी स्तर से पढ़िए, सेल्फ स्टडी भले ही कीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से पढ़िए, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, आप घर पे तैयारी कर दीजिए, आप यूट्यूब वगैरह छोड़ दीजिए, कोचिंग क्लासेस छोड़ दीजिए, भले ही सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन आप पढ़ना अच्छे से, जब भी पढ़ोगे, जहां से भी पढ़ोगे, जिस तरीके से पढ़ोगे उसको तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, तो देखो, यदि इसमें लिखो, यदि मजदूरी बढ़ी लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ी, मजदूरों की उत्पादकता नहीं बढ़ी। ठीक है, उत्पादकता नहीं बढ़ी तो इस स्थिति को बोलेंगे बच्चों प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस जो है कीमत, कीमत भी बोल सकते हैं इसको, प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मजदूरी तो बढ़ गई लेकिन उत्पादकता इन लोगों की नहीं बढ़ी, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों, प्राइस इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां से देखना, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, बेरोजगारी की जो निम्न दर है मुद्रास्फीति की उच्च दर से संबंधित है। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, इनके बीच उल्टा संबंध होगा, बेरोजगारी ज्यादा मुद्रास्फीति कम, बेरोजगारी कम मुद्रास्फीति ज्यादा, यानी उल्टा, इसीलिए 1/, में दिखा रखा है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और इसका इससे सीधा सीधा संबंध है। लेकिन एक चीज याद रखना, मुद्रास्फीति का भी रोजगार से सीधा संबंध है। अगर रोजगार लिखा गया तो रोजगार से सीधा संबंध हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख लो, मुद्रास्फीति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लिख दो। ठीक है, रोजगार के साथ सीधा संबंध होगा इसका। ठीक है, रोजगार के साथ सीधा ही संबंध होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। मुद्रास्फीति का सीधा संबंध किस चीज से है, रोजगार से है, और बेरोजगारी से उल्टा संबंध है। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग, हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखना बच्चों, ये जो होता है इस प्रकार की चीजें, ये कई फैक्टर्स पे काम करती है। हमें जो है आप लोगों के लेवल पे मुद्रास्फीति पे इस टाइप की चीजें काफी रहती हैं, यानी बहुत ज्यादा आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। ये जो चीजें भी अगर आपने इतना भी कवर कर लिया तो आपके बहुत क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। अब यहां से देखना, आपको पता चल गया इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के तरीके कौन कौन से हैं, ये WPI क्या है, CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भारत में अभी WPI चल रहा है, ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि WPI में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। WPI में अभी 697 वस्तुएं हैं, जो आपका अधीनस्थ ने पूछा है अभी BPTO के एग्जाम में। यही क्वेश्चन आपका मैंने पहले आपको कराया, जहां मैं आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करा था कि कितनी वस्तुएं हैं, अपडेट करा के इवन लिखा है। जिस बच्चे ने वो क्लासेस देखी होंगे उनके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा जो WPI है उसकी सीमाएं क्या है, क्या उसमें प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि भारत में जो है CPI क्यों होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके साथ हमने देखा समृद्धि, मुद्रास्फीति और अपने आप में बेरोजगारी में क्या संबंध है, फिलिप वक्र किसको कहते हैं, समृद्धि और रोजगार कैसे आपस में जुड़ा है, मुद्रास्फीति और समृद्धि का क्या संबंध है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का क्या चाहिए बताओ, इससे ज्यादा तथ्यात्मक चीजें तो आपको ऐसे ही बन गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये वीडियो कई लोग सोच रहे होंगे कि कल की क्लास है, कल की ही है बच्चों लगभग, लेकिन क्योंकि कल आपने नोट किया होगा एक टाइम के बाद साउंड प्रॉब्लम हो गया था, लगभग 20-21 मिनट के बाद 7-8 मिनट का जो मेन पोर्शन है वो साउंड प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था, तो उसी को मैंने क्या कर दिया है, इसमें ऐड करते हुए आप लोगों के सामने वीडियो ले आया हूं। ठीक है, इसको देख लेना, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।